आदाब, मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं कहकर ही मारेंगे। जी हां, बिहार असेंबली इंतखाबात में अब बारी अवाम की है। कल पहले मरहले के तहत वोट डाले जाएंगे। बिहार में इस बार भी रोजगार, डेवलपमेंट, तालीम, सेहत और लॉ एंड ऑर्डर के अलावा महंगाई बड़े इश्यूज हैं। हर बार की तरह इस बार भी उम्मीदवारों ने जमकर दावे और वादे किए हैं। नीतीश का जादू कायम रहेगा या तेजस्वी सबको चौंकाने जा रहे हैं, यह अब आवाम को तय करना है और इसकी शुरुआत कल से होने जा रही है। 3 मरहलों में इंतखाबात होने हैं और कल पहले मरहले के तहत पोलिंग होनी है, यानी तमाम 71 उम्मीदवारों की 1000 से ज्यादा उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी होगी। 71 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज इसी पर हम बात करेंगे। दो 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में अजीम इत्तेहाद के लिए, हालांकि उस वक्त आरजेडी, कांग्रेस और जेडीयू ने मिलकर चुनाव लड़ा था और उसके लिए शानदार रहा था पहला मरहला। आरजेडी के लिए बहुत अहम है पहला मरहला। 28 सीटें आरजेडी ने 2015 में जीती थी। जेडीयू की बात करें तो जेडीयू के खाते में 19 सीटें गई थी। कांग्रेस ने 9 सीटें जीती थी और बीजेपी के खाते में 12 सीटें गई थी। तो क्या अपनी सीटों को ये तमाम पार्टियां बचा पाएंगी? तो अपने मेहमानों का बहुत जल्दी हम आपसे तारुफ करा देते हैं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ राजेश राठौर जी हैं जो कि कांग्रेस तर्जुमान हैं। इनके अलावा मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अरविंद वाजपेयी जी जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, नायब सदर हैं एलजेपी के, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मेहमानों का बहुत इस्तकबाल है। कुछ देर में जेडीयू, आरजेडी और बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा होंगे। सबसे पहले अरविंद वाजपेयी साहब, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूंगा बहुत मुख्तसर में मेरे सवाल का जवाब कि मैदान सज चुका है, अब बारी अवाम की है, बारी वोटर्स की है। लीडरों ने तो बड़े बड़े दावे किए हैं, बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन अब जवाब अवाम को देना है। अरविंद वाजपेयी साहब, देखिए, जनता डेमोक्रेसी में भगवान का रूप जाहिर करती है और जनता ने इस वक्त ये कि जो मौजूदा सरकार सत्ता में है उसने जो काम किए, जो वो वादे कर रहे हैं, वो जनता भुगत रही है। तो कितने वादे सच्चे हैं उनके, कितने आंकड़ेबाजी कर रहे हैं, उससे जनता को बिल्कुल समझ आ रहा है कि नीतीश बाबू जो है उन्होंने जितना क्लेम कर रहे हैं उतना काम नहीं किया, उसका पासंद भी नहीं किया है। और इसीलिए उनकी भीड़ नहीं आ रही है रैली में। भीड़ आ रही है रैली में, जनता सुनने को आ रही है चिराग पासवान को, तेजस्वी बाबू को, और मोदी जी जब जाते हैं तो सबसे ज्यादा उनको सुनने में आती है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार की नेतृत्व खत्म होने जा रहा है, कुर्सी उनकी जा रही है, इसीलिए वो खिजा रहे हैं, खींच रहे हैं। अरे भाई क्यों गुस्सा करते हो? अभी तो कभी तो आप कहते थे जनता मालिक है, जनता अगर हमको काम करने का मौका देगी तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो गुस्सा क्यों हो रहे हो? मतलब जनता जो आपके सामने बैठी है उसको आप डांट भी लगा रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। अभी दूसरे जो विपक्षी दल है उनके लिए भी अब शब्दों पे नीतीश कुमार की ये यूएसपी कभी नहीं। बिल्कुल, सवाल तो यही उठा है कि आखिर नीतीश कुमार जी तो इस तरह के नहीं थे, ये बदलाव आखिर नीतीश कुमार में कैसे आया? पर्सनल अटैक कभी नीतीश कुमार नहीं करते थे, या इस तरह के बयानात नीतीश कुमार की जबान से सुनने को नहीं मिलते थे। आखिर ये बदलाव क्यों आया, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान दानिश इकबाल, बीजेपी स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ चुके हैं मेरे साथ। दानिश इकबाल, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं राजेश राठौर जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश राठौर जी, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है कि कांग्रेस के बहुत खराब दिन चल रहे थे। कांग्रेस के लिए हर गुजरता दिन एक से बढ़कर एक तरह से खराब हो रहा था, लेकिन बिहार के चुनाव 2015 में आने के बाद, नतीजे आने के बाद कांग्रेस में एक हौसला आया था। पहले अगर फेज की हम बात करते हैं तो 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। इस बार कांग्रेस का वकार एक तरह से दांव पर लगा होगा। राजेश राठौर जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, मैं दानिश इकबाल आपके पास आना चाहूंगा। कुछ ऑडियो प्रॉब्लम है मुझे लग रहा है, राजेश जी के पास दोबारा से जाऊंगा।
दानिश इकबाल जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। दानिश, हर बार की तरह इस बार भी बहुत वादे किए गए, बहुत दावे किए गए, वादे किए गए। क्या, मेरा सीधा सीधा सवाल है, क्योंकि बिहार के चुनाव को हमेशा जाना जाता है, वहां की सियासत को जाना जाता है, जात के नाम पर वहां के चुनाव होते हैं। क्या इस बार डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर जो वादे किए जा रहे हैं, क्या यह मानकर चला जाए कि जाति कार्ड जो है वो अलग रख दिया जाएगा और इस बार रोजगार के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर, हेल्थ और एजुकेशन के नाम पर बिहार के चुनाव हो रहे हैं? निश्चित तौर पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए जो अपने घोषणा पत्र में कहती है वो करती है, और ये करके दिखाया है। ये एनडीए की केंद्र सरकार ने भी किया है, और 15 सालों में बिहार के अंदर जो एनडीए की गवर्नमेंट थी नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उसने भी करके दिखाया है। और हमें पूरा विश्वास है, कल प्रथम चरण का चुनाव होने जा रहा है, और हम पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जनता का सर्टिफिकेट जो होता है वो महत्वपूर्ण होता है। और जनता जो है इस बार फिर से एनडीए समर्थित नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री के चेहरा है, उनको फिर से जो है जनता बिहार में लाने का काम करेगी। किसी पार्टी, किसी व्यक्ति, किसी प्रवक्ता से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं होती है, जनता सर्टिफिकेट देगी। और 15 साल भी जनता ने सर्टिफिकेट दिया है कि नीतीश कुमार ने 15 साल जो महागठबंधन लालू प्रसाद और कांग्रेस का जो नेतृत्व था, जो सरकार चल रही थी, उसके क्या हालात थे, उसके बाद जो 15 साल में कायाकल्प हुआ है बिहार का, उसको जनता देखती है। और जनता जो है अभी भी पूरा विश्वास एनडीए और नीतीश कुमार के चेहरे पर है। नहीं, जनता किस पर विश्वास कर रही है ये तो नतीजे आने के बाद पता चलेगा दानिश इकबाल जी, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि जिस रोजगार की बात चल रही है, जो मैंने सवाल किया था कि बिहार की सियासत जाति के आसपास ही एक तरह से घूमती है, लेकिन इस बार जिस रोजगार की बात चल रही है, क्या इस बार बिहार के नतीजे चौंकाने वाले होंगे? क्या बिहार का चुनाव इस बार बिल्कुल अलग होगा? रोजगार के नाम पर लड़ा जा रहा है इस बार का चुनाव, दानिश इकबाल। अबू जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जब से केंद्र की राजनीति में आए हैं, तब से इस देश का जो चुनाव का नैरेटिव था उसको चेंज कर दिया है। पहले चुनाव धर्म और जाति के आधार पे होता था, वंशवाद के आधार पे होता था, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी केंद्र में आए हैं, तब से उन्होंने जो घोषणा की, उन्होंने जो वादे किए, जो डेवलपमेंट किया, आज के अंदर तेजस्वी यादव हर रैली में विकास की बात कर रहे हैं। ये विकास और डेवलपमेंट का जो पूरा ठीक है, मैं राजेश राठौड़ जी आपके पास आना चाहूंगा। राजेश राठौड़ जी, शुरुआत अगर अच्छी हो जाए तो जो एंड होता है वो भी अच्छा हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि कल से शुरुआत होने वाली है, कल पहला फेज है कांग्रेस के लिए। 2015 में पहला फेज बहुत शानदार रहा था, 9 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। देखिए, सबसे पहले तो तमाम आवाम से, मतदाता मालिकों से अपील है कि आप अधिक से अधिक मतदान करें, हर व्यक्ति मतदान करें। और मतदान जो होगा निश्चित तौर पे 15 सालों के कुशासन, या वो अपने आप को शासन कहते हैं, मैं शासन ही मानता हूँ, सुशासन तो है नहीं, दुशासन की यहाँ सरकार है। इनके परीक्षा है, बड़ी परीक्षा है कि 15 सालों में इन्होंने बिहार को कहाँ ले गया, कितने अपराध हुए, कितने भ्रष्टाचार हुए, कितने हत्याएं हुई, कितने बलात्कार की घटनाएं घटी। अगर विकास की ओर देखें तो किन किन क्षेत्रों में इन्होंने विकास किया है, क्या यह कोई नए उद्योग लगाए हैं, क्या कोई नया निवेश बिहार में आया है, किस प्रकार के रोजगार सृजन किए हैं नौजवानों के लिए, कितने सरकारी नौकरियों में पद रिक्त है। तो पहला यह चुनाव देखा जा रहा है 77 के बाद, जो युवा और नौजवानों के आंदोलन पे हो रहा है। सिर्फ नौजवान भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी के शासन का विरोध ही नहीं कर रहे हैं, पहली बार देखने को मिला है कि नौजवान यहाँ बगावत पे उतर चुका है। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से अगर कोई प्रश्न पूछा जाता है तो इसका जवाब उनको पुरानी 15 साल की सरकार याद आती है। अपने कार्यकालों का वो कोई याद नहीं रखते। उनसे कोई पूछता है कि आखिर जो 5 से 6 लाख पद रिक्त है। अरविंद वाजपेयी जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अरविंद वाजपेयी जी, बड़ी बड़ी रैलियां हुई और इन रैलियों में बहुत बड़ी तादाद में लोग जुटे, बहुत भीड़ देखी गई, लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जो भीड़ रैलियों में जमा हुई, क्या पार्टियां वो उसे वोट में एक तरह से बदल पाएंगी? क्या यह भीड़ वोट की नजर में किसी पार्टी के हक में जाएगी, एलजेपी के हक में जाएगी, आरजेडी और जेडीयू के हक में जाएगी? देखिए, इस चुनाव में करीब 1 करोड़ 78 लाख वोटर जो हैं
वो 18-19 से लेके 29 और 30 साल तक के बीच में है। तो वो तो उन्होंने तो लालू राज देखा नहीं। नीतीश बाबू बड़ी कलाकारी से अपने 15 सालों को लालू राज से जोड़ते हैं, जंगल राज से, जो कि फैसिलिटी नंबर 1 है। अगर किसी से compete करना है तो तमिलनाडु से करो, दिल्ली से करो, राजस्थान से करो, गुजरात से करो, वो नहीं कर रहे। वो 15 साल ले जा रहे हैं, जबकि 15 साल 10 बार 5-5 साल बाद वोट तो हो चुके हैं। वो तो आपको जनता जवाब दे चुकी है। बिल्कुल, आप 5 साल का बताना है आपको। और मोदी जी ने साफ कहा। लेकिन अरविंद वाजपेयी की एक चीज मेरे समझ में नहीं है। अरविंद वाजपेयी की एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा कि एनडीए मतलब बीजेपी और जेडीयू मिलकर लड़ रहे हैं। अब चिराग पासवान जी बीजेपी का सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू और नीतीश कुमार की मुखालिफत कर रहे हैं। तो इसका नतीजा क्या निकाला जाए? क्या एनडीए के आप खिलाफ हैं या नीतीश कुमार के खिलाफ हैं? इसका नतीजा बड़ा साफ है। इसका नतीजा बिल्कुल साफ है। जो आदमी अच्छा है उसको अच्छा कहेंगे, जो बुरा है उसको बुरा कहेंगे। जनता के साथ गुमराह नहीं करेंगे हम। नीतीश बाबू के हम नेतृत्व में बिल्कुल खुश नहीं है, और उसका कारण यह है कि हमने जमीन पे जाके सारी चीजें देखी हैं। जमीन पे गए हैं तो पता चला कि सड़कें नहीं है। अब नीतीश बाबू झूठ भी बोलने लग गए। क्राइम रिकॉर्ड जो कहता है एनसीआरबी का डाटा, वो 5वें नंबर पे बताता है, और नीतीश बाबू भाषण में कह रहे हैं कि 23वें नंबर पे है। उद्योग धंधे उन्होंने खुद माना है कि नहीं है। यहाँ पे ग्रेजुएशन 6 साल में होती है, 3 साल का कोर्स 6 साल में होता है। तो किसको कहां विकास की बात कर रहे हैं? उद्योग धंधे है नहीं, पढ़ाई है नहीं, हेल्थ है नहीं, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बिल्कुल सवाल ये उठ रहा है कि बिहार में बाहर लाएगा कौन? बिहार के अच्छे दिन आखिर लाएगा कौन? बिहार में अगर एजुकेशन नहीं, बिहार में अगर हेल्थ की प्रॉब्लम है, बिहार में अगर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, तो अच्छे दिन बिहार के लिए लाएगा कौन? यह भी सवाल उठता है। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान अनवर हुसैन साहब, तर्जुमान है आरजेडी के, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। अनवर हुसैन साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। अनवर हुसैन साहब, 2015 में पहले फेज के जो नतीजे आए थे उसमें सबसे बेहतरीन जो नतीजे थे वो आरजेडी के लिए थे। यानी आरजेडी की जो किस्मत है, जो उसका वकार है, वो एक तरह से दांव पर लगा हुआ है। और खुद तेजस्वी यादव बार बार यह दावा कर रहे हैं कि 71 की 71 सीटें आरजेडी जीतेगी, महागठबंधन यानी अजीम इत्तेहाद जीतेगा। आपकी आवाज नहीं सुनाई पड़ रही है। अनवर जी, मुझे सुन पा रहे हैं अनवर हुसैन साहब? हो गया है, बोलिए, सवाल दोहराइए। जी अनवर हुसैन साहब, मैं ये कह रहा हूं कि आरजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पहला मरहला। सिर्फ आरजेडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, सारी पार्टियों के लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जिन मुद्दों पर आरजेडी इलेक्शन लड़ रही है, उसकी वजह से भाजपा अपने तमाम कार्ड्स, उनके भाजपा कार्ड्स नाकाम हो रहे हैं। भाजपा ने पहले जिन्ना का मुद्दा खेला, भाजपा ने पहले उग्रवाद, उसके बाद उग्रवाद का मुद्दा खोला, अब भाजपा जो है जातिवाद का मुद्दा खेल रही है। ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे और उन्होंने जंगल राज की बात की, उसके बाद भाजपा के साथियों ने बिहार में नरसंहार की बातें शुरू कर दी। ये सब जानी बूझी एक टैक्टिस है इलेक्शन को जातिवाद की तरफ ले जाने के लिए, लेकिन उसमें वो नाकाम हो रहे हैं। इसलिए कि हमारी पार्टी ने अब हमारी नहीं, तो क्या आरजेडी जाति कार्ड नहीं खेल रही है? अनवर हुसैन साहब, तय किए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि लालू यादव का दौर था जब गरीब सीना तान कर चलते थे। क्या ये जाति कार्ड नहीं है? क्या ये डेवलपमेंट की बात हो रही है? तो इसमें जातिवाद कहां से आ गया? उन्होंने जातिवाद की कहां बात की? क्या यह हकीकत नहीं है कि बिहार में आज से 30 साल पहले आप पीछे जाइए, 15 साल पीछे जाइए आप, तो बिहार का गरीब तबका बहुत दबा कुचला हुआ था। इसकी हिम्मत नहीं थी कि थानों में जा सके, इसकी हिम्मत नहीं थी कि यह बीडीओ और एसडीओ के दफ्तर में जा सके, इसकी हिम्मत नहीं थी कि डीएम कलेक्टर को फेस कर सके। लेकिन ये लालू यादव का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि समाज के हिस्से को। दानिश इकबाल, मैं आपके पास आ रहा हूं। दानिश इकबाल, दानिश, जो बात यहां पर अनवर हुसैन कह रहे हैं, क्या वाकई में तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद का जो एजेंडा है, जो रोजगार का सिलसिला शुरू किया, रोजगार का इशू उठाया तेजस्वी यादव और अजीम इत्तेहाद ने, क्या वाकई में उसकी वजह से
कहीं ना कहीं बीजेपी और जेडीयू को आज परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि 10 लाख रोजगार हम देंगे, बीजेपी ने कहा 19 लाख रोजगार देंगे। क्या वाकई में जाति कार्ड के बगैर यह चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है? और जाति कार्ड के अलावा अब रोजगार पर ही एक तरह से चुनाव हो रहा है। दानिश, अबू जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ में कितने विश्वविद्यालय बनाए, कितने स्कूलें बनाए, कितने एम्स बनाए, कितने जो है हमने आईटी और जो है पारा मेडिकल के जो संस्थाएं बनाए। हम बात करने को तैयार हैं। हम चुनौती के साथ कहते हैं कि बिहार की कोई भी विपक्षी पार्टी है, तेजस्वी यादव आए और बहस कर ले कि 15 साल में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने बिहार में जितना रोजगार का तो आज भी मसला है दानिश इकबाल, बिहार में रोजगार का आज भी मसला है। अभी 6 महीने पहले आप पलट कर देखिए कि किस तरह से पूरे हिंदुस्तान से बिहार के मजदूर किस तरह से बिहार पहुंचे थे, अपने घर पहुंचे थे। तो रोजगार तो मसला है, इसे तो मानना पड़ेगा। और अबू जी देखिए, तेजस्वी यादव जो है कल से पहले तक हर सभा में जो है रोजगार की बात करते थे, विकास की बात करते थे। उनको ये लगा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने जो विकास किया है बिहार के अंदर, उससे वो जो है पीछे हो पाएंगे, उससे वो बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए कल जो है वो उन्होंने जाति का कार्ड खेला। कल चुनाव होना है और 2 दिन पहले वो जाति का कार्ड खेलते हैं बिहार के अंदर और साफ साफ कहते हैं कि साहेब बाबू साहब जैसे लोग जो है वो जो है अत्याचार करते थे और जो है जो है वो उनके साथ जो है अपीलमेंट करते थे। तो ये कहीं ना कहीं जो है तेजस्वी यादव ये हार की निशानी है। वो जान गए हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी से राजेश राठौर जी, राजेश राठौर जी, बिहार और जाति कार्ड, जात धर्म के नाम पर जो सियासत होती है, आखिर इसका पीछा क्यों नहीं छूटता है? डेवलपमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, रोजगार, इस पर चुनाव क्यों नहीं लड़ा जाता है? इस पर क्यों बयान नहीं देते हैं नेता? देखिए, लगातार भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है। जब से नीतीश कुमार आए तो जात को जात से लड़वाए। पहली बार अब बहुत दिनों के बाद बिहार में जो चुनाव हो रहा है वो विकास के मुद्दों पे हो रहा है, वो बेरोजगारी के मुद्दे पे हो रहा है, किसान के मुद्दे पे हो रहा है। 15 सालों में जो नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार की लूट मचाई है, जो मैंने नहीं कहा था, पिछले ही बार बिहार आके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी पे 55 घोटालों का आरोप लगाए थे। मैं नहीं लगाया था और एक घोटाले उन्होंने गिनाए थे। पहला ऐसा मामला है शायद दुनिया के किसी देश का कि देश के प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री पे स्वयं घोटालों का आरोप लगाए हों और उसकी जांच नहीं हुई हो। आखिर प्रधानमंत्री जी किसी पे घोटाले का आरोप लगाते हैं किस साक्ष्य के साथ? अगर उनके पास साक्ष्य, प्रधानमंत्री अपने आप में बड़ी बात है, तो उस घोटालों का जांच क्यों नहीं हुआ? अभी सबको बिहार जानता है कि उसी घोटालों से बचने के लिए नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी का गठजोड़ हुआ और रातों रात जनादेश के चोरी करके नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के पाले में चले गए। लेकिन उस दिन तक सृजन घोटाला उजागर नहीं हुआ था, उस दिन तक शौचालय घोटाला उजागर नहीं हुआ था, उस दिन तक खादान घोटाला उजागर नहीं हुआ था, उस दिन तक बस घोटाला। राजेश जी, बात हो गई, राजेश राठौर जी, बात हो गई। अरविंद वाजपेयी जी, क्या आपको वाकई में लगता है कि ये चुनाव पिछले चुनाव से अलग है? बिहार का चुनाव इस बार जाति कार्ड पर नहीं हो रहा है, धर्म के नाम पर नहीं हो रहा है, बल्कि बिहार का चुनाव रोजगार के नाम पर, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर, स्टूडेंट के नाम पर, गरीब के नाम पर हो रहा है। अरविंद वाजपेयी जी, देखिए, हम लोगों की, बीजेपी की, एलजेपी की और किसी हद तक आरजेडी की ये कोशिश है कि डेवलपमेंट पे चुनाव हो, लेकिन ये पिछड़े और ये नीतीश बाबू ही जांच पात करते हैं। देखो इन्होंने क्या किया, दलित को महादलित उसमें डिवीजन करा दिया। फिर क्या किया इन्होंने, ये अपना दलित के बाद इन्होंने क्या किया, पसंदीदा मुसलमान और दूसरे मुसलमान उसको वो कर दिया। फिर पिछड़ा और अति पिछड़ा कर दिया। तो ये तो यही करते रहे हैं, सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे बांट के जो अंग्रेज किया करते थे। ये नीतीश कुमार 15 साल इन्होंने काट दिए। विकास कहां किया इन्होंने? विकास कहां दिख रहा? घोटाले पे घोटाले। देखिए, ये 7 निश्चय योजना जो है, इसमें घोटाला नीचे से लेके ऊपर तक है। इसीलिए चिराग पासवान ने बोला है कि नीतीश कुमार भी जेल जाएंगे, अगर जांच में निकला तो जेल जाना पड़ेगा उनको। मैं छोटा सा एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। 6000 की वाटर टैंक आता है जो छत पे लगता है और उसको 18,000 रुपए में सरकार खरीदती है, तो इसको घोटाला नहीं कहेंगे? नीतीश कुमार जातियों के नाम पे बांटा, करप्शन के सरताज बन गए हैं
और जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा ये सारे के सारे मंत्री संतरी सब जेल में जाएंगे। यानी सत्ता ये बदलने बिल्कुल जा तय रही बात है। और अरविंद जनता वाजपेयी इस जी, बार यानी सत्ता बिहार परिवर्तन में चाह रही बहुत है। कुछ बदलने जा रहा है। मैं दानिश इकबाल आपके पास आना चाहूंगा। दानिश इकबाल, जिस तरह से लगातार एलजेपी और चिराग पासवान बीजेपी के साथ और इसके अलावा जेडीयू और नीतीश कुमार से बिल्कुल अलग हैं, उनके खिलाफ हैं, क्या लगता है कि एनडीए को नुकसान नहीं होगा इससे? एनडीए को नुकसान बिहार में उठाना पड़ेगा? दानिश, मुझे सुन पा रहे हैं आप? माँ बेटे दोनों के दोनों घोटाले पे बेल पे बाहर होंगे। वो लोग काल्पनिक घोटाले की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार की सरकार में जो घोटाला हुआ है, नीतीश कुमार ने खुद उसकी जांच करवाई है और जो दोषी हैं, जो दोषी चाहे मंत्री हो चाहे अधिकारी हो, उनको सजा दी जाएगी। एक बात। दूसरी बात, जो आप लोजपा की कर रहे हैं, लोजपा से भारतीय जनता पार्टी का कोई रिश्ता नहीं है। लोजपा के लोग बेशरम है, जो हम बार बार उनको ठुकरा रहे हैं, बार बार उनको हम मना कर रहे हैं, हमारा कोई रिश्ता नहीं है, उसके बावजूद वो बार बार हमसे रिश्ता जोड़ने की काम कर रहे हैं। एनडीए में लोजपा का कहीं कोई जगह नहीं है। चिराग पासवान ने तो बाकायदा ऐलान किया कि जहां पर उनके उम्मीदवार नहीं, वहां पर बीजेपी के उम्मीदवारों को जिताया जाए। तो कैसे आपसे अलग हैं? वही तो मैं बार बार कह रहा हूं कि ये समझने की चीज है, ये एक बहुत ही अजीब सी हास्यास्पद चीजें हैं। जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर के प्रधानमंत्री से लेकर के गृह मंत्री से लेकर के हर कोई बार बार कह रहा है कि हमारे गठबंधन में जो है जनता दल यूनाइटेड है, हम है और वीआईपी है, इसके अलावा हमारे गठबंधन में कोई नहीं है। उसके बावजूद आप बार बार हमसे रिश्ता जोड़ने की बात कर रहे हैं और जो हमारा अलायंस है उसके बारे में आप खिलाफ बात कर रहे हैं, तो ये बात बर्दाश्त नहीं की जा सकती है। अगर आपको एनडीए में रहना है तो एनडीए की जो नीति है, एनडीए का जो नेतृत्व है, उसको स्वीकार करना पड़ेगा। अदरवाइज आप इस तरह से बातें करेंगे कि बीजेपी को वोट कीजिए और हम बीजेपी के साथ हैं, हम नरेंद्र मोदी के साथ हैं। अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं तो आप एनडीए के साथ आपको होना चाहिए। अगर आप नरेंद्र मोदी के साथ हैं, अगर आपके नरेंद्र ठीक है, अनवर हुसैन जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे सुन पा रहे, मेरी आवाज आ रही है? अनवर हुसैन साहब, अनवर साहब जी आ रही है। अनवर हुसैन साहब, तेजस्वी यादव और आरजेडी की रैलियों में बहुत भीड़ देखी गई, हजारों की तादाद में लोग आए, सपोर्टर आए, लेकिन क्या ये सपोर्टर और ये जो भीड़ है ये वोट में बदल पाएगी? क्या तेजस्वी यादव को लगता है कि ये भीड़ उनके हक में जाएगी? बिल्कुल डबल इंजन की सरकार के खिलाफ इस वक्त अवामी लहर है। अवाम में गुस्सा है और अवाम गुस्से में इनके खिलाफ वोट करेगी और इनको पावर से, हुकूमत से बाहर करेगी। ये चीज तय है और ये पहले मरहला और दूसरे मरहला और तीसरे मरहला का सवाल नहीं है। तीनों मरहलों में हमारी पार्टी लीड करेगी। उसकी वजह यह है कि हमारी पार्टी इस बार जाति के आधार पर इलेक्शन नहीं लड़ रहे हैं, जहां पर आप यह तय करेंगे फला काउंसिल में फला जाती है, फला काउंसिल में फला जाती है, इनका वोट मिलकर फला पार्टी जीतेगी, फला पार्टी जीतेगी। हमारी पार्टी जो है इश्यूज के ऊपर इलेक्शन लड़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट को इशू बनाकर इलेक्शन लड़ रही है, प्लान को इशू बनाकर लड़ाई लड़ रही है, अग्रजन लेबर को सुविधा देने के लिए इशू बना के लड़ रही है। तो हमारी पार्टी का इशू दूसरा है जिसने तमाम जातियों को अट्रैक्ट किया है। इस वक्त भाजपा जो है उस मुद्दे, इलेक्शन को मुद्दे से हटाना चाह रही है, भटकाना चाह रही है। ये लालू यादव के सरकार को 15 साल को जंगल राज कहती है, नरसंहार का राज कहती है, जानबूझकर किया जा रहा है ताकि अवाम को बैकवर्ड और फॉरवर्ड में बांटा जा सके। एक बात का मैं क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूं कि मीडिया और भाजपा दोनों मिलके हमारे लीडर तेजस्वी यादव के उस बयान को ट्विस्ट कर रहे हैं, जहां पर बाबू का जिक्र किया है तेजस्वी यादव ने। उन्होंने अफसरशाही पे हमला किया है, अफसरों की बात की है, किसी पर्टिकुलर कास्ट की बात नहीं की है। और हमारी पार्टी के आप टिकट्स का रिप्रेजेंटेशन देख लें, कोई कास्ट ऐसा नहीं जिसको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन हमारी पार्टी के अंदर नहीं मिला है। और आप रिजल्ट आने दीजिए, आप देखिएगा कि सबसे ज्यादा मुख्तलिफ जातियों का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो हमारी पार्टी से होगा। जो पार्टियां जाति के नाम पर लड़ रही हैं, चुनाव इस बार जाति काट पर नहीं हो रहे हैं। हालांकि ये दावे और वादे तो बहुत किए जा रहे हैं। सभी पार्टियों का यह कहना है कि डेवलपमेंट के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, हेल्थ के नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं, इसके अलावा जो बेरोजगारी और गरीबी उसके नाम पर चुनाव लड़े जा रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वादे किए जा रहे हैं, वो वादे आखिर चुनाव के बाद वफा क्यों नहीं होते हैं? वो वादे पूरे क्यों नहीं होते हैं? इतने सालों में आखिर बिहार की तस्वीर क्यों नहीं बदली? आज भी बिहार के लोग पलायन करने पर क्यों मजबूर हैं? बिहार के लोग एक से रियासत से दूसरी रियासत जाने को मजबूर क्यों है? क्या यह तस्वीर बदलेगी? क्या इस बार बिहार में बहुत कुछ चौंकाने वाला होने वाला है? यह
सब कुछ बिहार के लोगों को तय करना है। न्यूज 18 उर्दू लगातार अपील कर रहा है बिहार के लोगों से कि कल जहां पर वोट डाले जाएं वहां पर बढ़ चढ़कर आप शिरकत करें, बढ़ चढ़कर जमहूरियत के इस जश्न में शामिल हो, ताकि आपकी मनपसंद सरकार आए, आपके मनपसंद उम्मीदवार चुनकर आ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद बाजपेयी जी, दानिश इकबाल साहब, अनवर हुसैन साहब और राजेश राठौड़ जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया डिबेट में जुड़ने के लिए। आदाब।